गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और 210 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 211। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स और जीएस के प्रश्नों पर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 14 मई को एग्जाम है यूपीपीसीएस का और 28 मई को यूपीएससी सिविल सेवा का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना किसी देरी के, भारत के चांगपा समुदाय से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यूपीएससी इससे प्रश्न कर चुकी है 2014 में। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, चांगपा जो है अर्ध खानाबदोश समुदाय से हैं जो चांगथांग या लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये पश्मीना बकरियों को पालते हैं जिससे उन्नत ऊन प्राप्त होता है। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। उन्नत किस्म की ऊन पश्मीना बकरियों और अंगोला खरगोश से प्राप्त होती है। ये प्रश्न भी यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो चांगपा जो है अर्ध खानाबदोश समुदाय से हैं जो चांगथांग या लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। चांगपा जनजाति खानाबदोश जीवन जीना पसंद करती है। इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है? मवेशियों को पालना, ठीक है, और पश्मीना बकरियां। वे पश्मीना बकरियों को पालते हैं जिससे उन्नत किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जो है रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लिम्फी स्किन डिसीज एलएसडी यानी गांठदार त्वचा रोग निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तिलचट्टे को, मानव को, पक्षी को, मवेशियों को। देखिए, लम्फी स्किन डिसीज जो है वो मवेशियों को प्रभावित करती है। मवेशी यानी बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गए। तो देखिए, हाल ही में हुआ क्या है, पंजाब सरकार ने मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग यानी लम्फी स्किन डिसीज की शुरुआती रोकथाम हेतु निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया। ठीक है, उसके लिए गॉट पॉक्स वैक्सीन की 25 लाख खुराकें जो है एयरलिफ्ट की हैं। और लम्फी स्किन डिसीज या भैंस के लम्फी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के अनुसार लम्फी स्किन डिसीज की जो मृत्यु दर है वो 10% से कम है। गांठदार त्वचा रोग को पहली बार वर्ष 1929 में जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया था। प्रारंभ में यह या तो जहर या कीड़े के काटने का अति संवेदनशील परिणाम माना जाता था। गांठदार त्वचा रोग मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों के काटने, कीड़ों यानी वेक्टर के काटने से जानवरों में फैलता है। क्या होता है इस लम्फी स्किन डिसीज में? देखिए, मवेशियों में मुख्य रूप से बुखार आता है, आंखों और नाक से तरल पदार्थ निकलता है उनके, मुंह से लार का टपकना और शरीर पर छाले पड़ जाते हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है, ये वीर गार्जन अभ्यास एक वायु सेना अभ्यास है। यह निम्नलिखित में से किन दो देशों से संबंधित है? अगर धर्म गार्जन याद आ रहा हो तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं दो देशों के बीच है ये, वो पहला है। ठीक है, और वो दो देश हैं भारत और जापान। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जो वायुसेना अभ्यास है वीर गार्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण कहाँ किया गया? जापान में। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दल ने सुकोई 30 MKI विमान के साथ एक IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में पहली बार था जब एक भारतीय वायुसेना महिला लड़ाकू पायलट विदेशी भूमि पर हवाई युद्ध अभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा बनी।
ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत द्वारा जापान के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण अभ्यास मैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। धर्म गार्जियन, ठीक है, जिमैक्स, सिन्यू मैत्री और मालाबार। जो धर्म गार्जियन है वो सैन्य अभ्यास है यानी थल सेना अभ्यास है। जो जिमैक्स है वो नेवल एक्सरसाइज है यानी नौसेना अभ्यास है। सिन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास है जैसे बीर गार्जियन, ठीक है। और मालाबार में तो दो और देश भी शामिल हैं, भारत और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एटिकोपका शिल्प का एटिकोपका शिल्प कला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? एटिकोपका शिल्प मेनली ये खिलौने हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है 2017 में। तो क्या है चर्चा का विषय? देखिए, एटिकोपका खिलौना जो है शिल्पकार सीबी राजू आंध्र प्रदेश के उन 7 व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। और पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुने जाने के लिए सीबी राजू का मानना है कि यह सम्मान एटिकोपका शिल्प कला को दिया गया है। उनका उद्देश्य शिल्प को बनाए रखने की दिशा में काम करना है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में वराह नदी के तट पर स्थित एटिकोपका गांव के कारीगरों द्वारा बनाए गए पारंपरिक खिलौने हैं, ठीक है, एटिकोपका शिल्प। और ये खिलौने जो हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और इनमें जो रंग भरे जाते हैं बीज, लाह, छाल और जड़ों तथा पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं ये खिलौने। इन खिलौनों में कोई नुकीला किनारा नहीं होता है और ये खिलौने सभी तरफ से गोलाकार होते हैं। एटिकोपका खिलौनों को वर्ष 2017 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। डेटा प्राइवेसी डे, डेटा गोपनीयता दिवस से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह दिवस हर साल 28 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है निजता के बारे में पहले सोचें, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। आर्टिकल 21 है भारत में निजता का अधिकार अनुच्छेद संविधान। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट से सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए। तो हर साल 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं एवं सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना। यह दिवस गोपनीयता की संस्कृति विकसित करने हेतु सभी हितधारकों को अपना दायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? निजता के बारे में पहले सोचें, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का सवाल है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? चारों बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कहाँ पर है? सबसे पूर्वी कौन सा, कहाँ पर? पश्चिमी कौन सा, कहाँ पर? दक्षिणी कौन सा, कहाँ पर? तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में स्थित है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वतम बिंदु किविथू किविथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह संस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के वर्तमान भवन का निर्माण हुआ था 1926 में। और वर्तमान भवन जो है सर एडविन लुटियन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिज़ाइन की भारत में। देखिए, इसकी स्थापना मार्च 1891 को कोलकाता यानी वर्तमान वर्तमान कोलकाता, उस समय का कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। तो बी सी डी इसमें जो है करेक्ट है, पहला वाला गलत है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ना कि गृह मंत्रालय के। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। देखिए, वर्ष 1911 में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का निर्माण जो है 1926 में किया गया
और इसे सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया और कलकत्ता से नई दिल्ली में सभी अभिलेखों के हस्तांतरण का कार्य जो है वर्ष 1937 में पूरा हुआ। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 और सार्वजनिक रिकॉर्ड नियमावली 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और यह सरकार एवं उसके संगठनों के रिकॉर्ड अपने पास रखता है तथा इसे संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था अर्थात चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले किस साहित्य में मिलता है? तैत्तिरीय संहिता, मनुस्मृति, शतपथ ब्राह्मण, जाबालोपनिषद। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाबालोपनिषद। तो हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था अर्थात चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जाबालोपनिषद में मिलता है। माना जाता है कि आश्रमों की कल्पना उपनिषद काल में हो चुकी थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते यह व्यवस्था समाज में पूरी तरह से स्थापित हो गई। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 4 आश्रम वो कौन कौन से बताए गए हैं? सबसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन में रहो, उसके बाद गृहस्थ जीवन को अपनाओ, फिर वानप्रस्थ हो जाओ, फिर अंत में संन्यास ले लो। ये इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था, जिसका सर्व प्रमुख लेख ग्वालियर से प्राप्त हुआ है? क्या लगाएंगे इसका आंसर? नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज प्रथम, वत्सराज या महेंद्रपाल प्रथम? बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम था, जिसका सर्व प्रमुख लेख ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। इस लेख के अतिरिक्त कलहण और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। मिहिर भोज 2 पाल राजाओं देवपाल और विग्रहपाल एवं 2 राष्ट्रकूट राजाओं अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय का समकालीन था। इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग से सवाल बन सकता है इस पर। ठीक है, मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस किस का समकालीन था? तो चारों का था। इकोनॉमिक्स का सवाल है ये। देखिए केंद्र को हो गया राजस्व घाटा, अब उसके पूंजीगत आस्तियों संबंधी अनुदानों को घटा दो, तो प्राप्त जो आंकड़े होंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या पूंजी घाटा? प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए केंद्र के राजस्व घाटे में से उसके पूंजीगत आस्तियों संबंधी अनुदानों को घटाने के उपरांत प्राप्त आंकड़ों को प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। इन आस्तियों में विकासशील परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित लाभ सिंचाई इत्यादि आते हैं। और परंपरागत रूप से राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय यानी खर्च के बीच का ऋणात्मक अंतर होता है। लेकिन प्रभावी राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकारों को विकासशील परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में देता है। पॉलिटी का प्रश्न है, पॉलिटी शुरू हो जाती है यहाँ से। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? सवाल इंपॉर्टेंट है। अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकारी न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार? इस प्रश्न या इस तरह से बनाए गए प्रश्न पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी वास्तविक, या तो वास्तविक कह लो या मूल कह लो या प्रारंभिक कह लो या आरंभिक कह लो, हिंदी में तो कई हैं कंफ्यूजिंग करने वाले। तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों का जो निर्णय है वो वास्तविक या तो मूल आएगा या आरंभिक आएगा या प्रारंभिक न्यायाधिकार, यानी इंग्लिश में एक ही याद रखना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत लेने का अधिकार देता है। ठीक है, देखिए एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो गया, एक तरफ केंद्र सरकार आ गई, दूसरी तरफ कोई एक राज्य है, या एक तरफ केंद्र सरकार आ गई, दूसरी तरफ दो से अधिक राज्य हैं। या एग्जाम्पल ले लो, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र है, सबसे पहला सुना जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन।
12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेजियम का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? यानी वोटिंग के लिए है लेकिन महाभियोग में नहीं है। तो ये तो ना महाभियोग में ना वोटिंग में, इसको तो सबसे पहले हटा दो। ठीक है। राज्य विधानसभा महाभियोग में नहीं है, वोटिंग में है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं किंतु उसकी महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सलाह दी थी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग की, पंचायती राज में सुधार की, हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की, या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की? किसकी? सी है इसका आंसर। देखिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इस अधिनियम ने भाग चौथे का ए जोड़ा जिसमें शामिल किए गए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नंबर 14 पर आ जाइए, लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस प्रदेश में? इनमें से, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति एसटी आबादी इनमें मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। ये वरीयता क्रम वाला सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने वरीयता क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए वरीयता में प्रधानमंत्री से भी ऊपर है राष्ट्रपति, ठीक है, सबसे बड़े राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री। तो एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? दो में है, उनको हटा दीजिए जिसमें दो नहीं है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के गवर्नर आते हैं। तो दूसरा हो जाएगा गवर्नर, यानी 2-1, और फिर बचा है तीसरा। तीसरे में क्या? राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष, केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्री मंडल मंत्री। तो 2-1-3 हो गया। तो अधिकारियों का वरीयता क्रम भी याद रखिएगा। सबसे बड़े राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद आएंगे विभिन्न राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में जो हैं, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय, कृषि राज्य सूची का विषय, स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची का विषय, संवर्ती सूची का विषय शिक्षा है। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें क्या किया? राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। बड़े इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों पूछ लेते हैं एग्जाम में। कौन कौन से हैं 5? शिक्षा, नापतोल, वन, न्याय प्रशासन, और वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पतालों और दवाखानों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया, और कृषि भी जो है राज्य सूची में सूचीबद्ध है। संवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं वर्तमान में? कितने हैं? 52 है, 52। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य, संवर्ती सूची पर संघ भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। लेकिन संघ को पावर है कि इसमें भी कानून बना देता है वो, ठीक है, जो एकात्मक अधिकार है संविधान का। एकात्मक लक्षण यानी गैर संघीय, कल पढ़ाया था। देखिए संवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स और जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे 52 विषय शामिल हैं। मूल कितने थे? 47 थे। ये 5 बढ़ाए 52 हो गए, 47 और 5 52। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य यानी हेल्थ को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है? भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने, मुख्य न्यायमूर्ति जो हट गए हैं एन.वी. रमन या एन.के. सिंह? एन.के. सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए।
तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य यानी हेल्थ को संविधान के तहत समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और वर्तमान में जो स्वास्थ्य यानी हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 19(1) का ABCD, ये तो क्लॉज कॉल है, ठीक है, क्लॉज कॉल है काफी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19(1) का डी। देखिए, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, अब 6 रह गए हैं। और मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता था कभी, इसमें संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान शामिल था। बाद में इन्हें निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार हट गया, अब लीगल राइट है। देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं जो केवल राज्य की कार्यवाही से सुरक्षित हैं, निजी व्यक्तियों से नहीं। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशियों या कानूनी व्यक्तियों जैसे कि कंपनियों या निगमों के लिए। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए। और राज्य को इन अधिकारों का आनंद लेने के लिए उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अधिकारों पर ही है, ना कि किसी अन्य आधारों पर ही है, ना कि किसी अन्य आधार पर। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 19(1) कहता है कि सभी नागरिकों का यह अधिकार होगा कि उन्हें ABCDEFG, ठीक है, F को तो निरस्त कर दिया गया तो इसको तो हटा दीजिए। तो A में है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्हें शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ये आंसर है। तो भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार इसको हटा दिया गया। और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या धंधे को जारी रखने की स्वतंत्रता उनको अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रता शामिल है। 6 हैं ये, याद रखिएगा इनको। ठीक है, तो डीप करके पूछ लेगा तो A, B में क्या, C में क्या, D में क्या, E में क्या और G में क्या। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न अभी 68वीं BPSC परीक्षा में पूछा गया था, जो 12 फरवरी 2023 को हुई थी। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये वो कानून के समक्ष संरक्षण पूछ ले तो वो अमेरिका का संविधान है। देखिए, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो भारत के नागरिक हों या विदेशी हों। 14 तो सभी के लिए हैं, भारत का नागरिक और विदेशी। 15 केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा पूछ लेता तो अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, देखिए, इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, PDF मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न। धन्यवाद। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, पुराने टेस्ट का भी रिवीजन करते रहिए। 1 से लेकर 211 हो गए हैं।